0 to 1 पीटर थील HindiAudiobook.com। प्रस्तावना। व्यवसाय में हर मौका केवल एक बार आता है। अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगला लैरी पेज या सर्गेई ब्रिन एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। और अगला मार्क जुकरबर्ग एक सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा। यदि आप इन लोगों की कॉपी बना रहे हैं तो आप उनसे सीख नहीं रहे हैं। बेशक कुछ नया बनाने के बजाय किसी भी मॉडल में थोड़ा फेरबदल कर नकल बनाना आसान है। ऐसा करना दुनिया को 1 से n तक ले जाना है, लेकिन हर बार जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम 0 से 1 तक जाते हैं। हर बार कुछ नया बनाने के कार्य के परिणाम बहुत ही अलग और अजीब होते हैं। जब तक कंपनियां नई चीजों को बनाने के कठिन कार्य में निवेश नहीं करती है, तब तक वे भविष्य में असफल ही रहेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मुनाफे आज कितने बड़े हैं। हमें जो विरासत में मिला है वह व्यवसाय की पुरानी तकनीकों को ठीक से प्रयोग करने से मिला है, लेकिन यह अब जितना आसान लगता है वह उतना ही असंभव है। यह स्थिति 2008 के संकट से कहीं ज्यादा बदतर दिखाई देती है। आजकल की सर्वोत्तम मान्यताओं के कारण नए रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। विशाल प्रशासनिक नौकरशाहों की दुनिया में सार्वजनिक और निजी दोनों ही एक नए रास्ते की तलाश में एक चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि अमेरिकी व्यवसाय सफल होने जा रहा है तो हमें असल में सैकड़ों नहीं हजारों चमत्कारों की आवश्यकता होगी। यह एक महत्वपूर्ण तथा निराशाजनक तथ्य है कि मनुष्य अन्य जातियों से ज्यादा चमत्कारों के काम करने की क्षमता बढ़ाने की तकनीक को खोजता रहता है। प्रौद्योगिकी चमत्कारी है क्योंकि यह हमें हमारी मौलिक क्षमताओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए कम से कम करने की अनुमति देती है। अन्य जानवरों को सहज रूप से बांधों या हनीकॉम्ब जैसी चीजों को बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन हम केवल वे हैं जो नई चीजों का आविष्कार कर सकते हैं और उन्हें बनाने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं। मनुष्य तय नहीं करते हैं कि पहले से दिए गए विकल्पों की कुछ ब्रह्मांडीय सूची से विकल्प बनाकर क्या बनाना है। इसके बजाय नई टेक्नोलॉजी बनाकर हम दुनिया की योजना को फिर से लिखते हैं। ये प्राथमिक सत्य है जो हम दूसरे ग्रेडर को सिखाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी दुनिया में भूलना आसान है जहां हम जो भी करते हैं वह दोहराया जाता है जो पहले किया गया है। 0 से 1 नई कंपनियों को बनाने वाली कंपनियों को बनाने के बारे में है। यह पेपाल के सह संस्थापक और फिर फेसबुक सैकड़ों स्टार्टअप में निवेशक के रूप में सीखा है। लेकिन जब मैंने कई पैटर्न देखे और उन्हें यहां से जोड़ता हूं तो यह पुस्तक सफलता के लिए कोई सूत्र नहीं देती है। शिक्षण उद्यमिता का विरोधाभास यह है कि ऐसा सूत्र आवश्यक रूप से अस्तित्व में ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक नवाचार नया और अनूठा है। दरअसल मैंने देखा है कि एकमात्र सबसे शक्तिशाली पैटर्न यह है कि सफल लोगों को अप्रत्याशित स्थानों में मूल्य मिलता है और वे सूत्रों के बजाय पहले सिद्धांतों से व्यवसाय के बारे में सोचकर ऐसा करते हैं। यह पुस्तक स्टार्टअप के बारे में एक कोर्स से उत्पन्न होती है जिसे मैंने 2012 में स्टैनफोर्ड में पढ़ाया था। कॉलेज के कुछ छात्र विशेषताओं में बेहद कुशल बन सकते हैं, लेकिन कई लोग कभी नहीं सीखते कि व्यापक दुनिया में उन कौशल के साथ क्या करना है। कक्षा को पढ़ाने में मेरा प्राथमिक लक्ष्य था कि मेरे छात्रों को अकादमिक विशिष्टताओं द्वारा बनाए गए ट्रैकों से परे व्यापक भविष्य में देखने के लिए मदद करें। उन छात्रों में से एक ब्लैक मास्टर ने विस्तृत कक्षा नोट्स ले लिए जो कैंपस से बहुत दूर फैले हुए थे, और 0 to 1 में मैंने व्यापक दर्शकों के लिए नोट्स संशोधित करने के लिए उनके साथ काम किया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भविष्य केवल स्टैनफोर्ड
या कॉलेज में या सिलिकॉन वैली में ही है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 1 की ओर, जो है भविष्य की चुनौती। 0 to 1 HindiAudiobook.com। अध्याय 1 भविष्य की चुनौती। जब भी मैं किसी नौकरी के लिए किसी का साक्षात्कार लेता हूं, तो मैं इस सवाल से शुरू करता हूं, क्या आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण सत्य जानते हैं जिससे बहुत कम लोग सहमत हों? यह सवाल सुनने में आसान लगता है क्योंकि यह सीधा है। असल में इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। यह बौद्धिक रूप से कठिन है क्योंकि स्कूल में हर किसी को जो ज्ञान सिखाया जाता है वह परिभाषा पर निर्भर करता है, और यह वैज्ञानिक रूप से भी कठिन है क्योंकि उत्तर देने का प्रयास करने वाला कुछ ऐसा कहेगा जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, जिसे वो जानता है। हम जानते हैं कि शानदार सोच दुर्लभ है, लेकिन यह भी तो सच है कि साहस प्रतिभा की तुलना में कम नहीं होना चाहिए। आमतौर पर मैं इस तरह के उत्तर सुनता हूं, हमारी शैक्षणिक प्रणाली टूट गई है और तत्काल इसे ठीक करने की जरूरत है, या अमेरिका असाधारण है, या कोई भगवान नहीं है, आदि आदि। ये बुरे जवाब हैं। पहला और दूसरा कथन सत्य हो सकता है, लेकिन कई लोग पहले से ही उनके साथ सहमत हैं। तीसरा उत्तर बस एक परिचित बहस को एक तरफ ले जाता है। एक अच्छा जवाब निम्नलिखित जैसा हो सकता है, अधिकांश लोग इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। मैं इस अध्याय के बाद में अपना उत्तर दूंगा। इस विरोधाभासी प्रश्न का भविष्य के साथ क्या संबंध है? सबसे कम शब्दों में इसका अर्थ यह है कि भविष्य बस आने वाले सभी क्षणों का एक सेट मात्र है, लेकिन भविष्य को विशिष्ट और महत्वपूर्ण वह बनाता है जो कि अभी तक घटित नहीं हुआ है, बल्कि यह एक ऐसा समय होगा जब दुनिया आज से अलग दिखाई देगी। इसका मतलब है कि अगर हमारे समाज में अगले 100 वर्षों तक कुछ भी नहीं बदलता है, तो भविष्य 100 साल से अधिक दूर है। अगर अगले दशक में चीजें मूल रूप से बदलती हैं, तो भविष्य लगभग हाथ में है। कोई भी भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हम 2 चीजें जानते हैं कि कुछ अलग होने जा रहा है, और यह आज की दुनिया का मूल है। विरोधाभासी प्रश्न के अधिकांश जवाब वर्तमान को देखने के विभिन्न तरीके हैं। अच्छे जवाब निकट हैं क्योंकि हम भविष्य देखने वाले हैं। 0 से 1 प्रगति का भविष्य। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम प्रगति की उम्मीद करते हैं। वह प्रगति 2 रूपों में होती है, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल प्रगति, या व्यापक प्रगति का अर्थ उन चीजों की नकल बनाना है जो 1 से n तक काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रगति की कल्पना करना आसान है क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि यह कैसा दिखता है। लंबवत या वर्टिकल प्रगति या गहन प्रगति का अर्थ है नई चीजें करना, जिसे 0 से 1 तक जाना कहते हैं। लंबवत प्रगति की कल्पना करना कठिन है क्योंकि इसे किसी और चीज की आवश्यकता होती है। यदि आप एक टाइपराइटर लेते हैं और वैसे ही 100 टाइपराइटर बनाते हैं, तो आपने क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल प्रगति की है। यदि आपके पास टाइपराइटर है और आप वर्ड प्रोसेसर बनाते हैं, तो आपने लंबवत यानी वर्टिकल प्रगति की है। छोटे स्तर पर क्षैतिज प्रगति के लिए एक शब्द है वैश्वीकरण। इसके अंतर्गत चीजें एक जगह बनती है और वे हर जगह काम करती है। चीन वैश्वीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी 20 साल की योजना आज के अमेरिका की तरह बनना है। चीनी हर उस सामान या सेवा की नकल बना रहा है जो विकसित दुनिया में पहले से मौजूद है।
19वीं सदी के रेल मार्ग, 20वीं सदी के एयर कंडीशनिंग और यहां तक कि पूरे शहर भी। वे चीजों को बनाने की प्रोसेस के कुछ स्टेप ही छोड़ते या बदलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वे सीधे लैंडलाइन स्थापित किए बिना वायरलेस पर जा रहे हैं। आखिर में वे सभी की नकल ही तो बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी वर्टिकल प्रगति 0 से 1 का बेहतरीन उदाहरण है। हाल के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति ने सिलिकॉन वैली को सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी की राजधानी बना दिया है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए तकनीक सीमित होने का कोई कारण नहीं है। उचित रूप से समझने के लिए चीजों को बनाने का कोई भी नया और बेहतरीन तरीका तकनीक ही है। चूंकि वैश्वीकरण और तकनीक प्रगति के दो भिन्न तरीके हैं, इसलिए दोनों एक ही समय में या तो हैं या नहीं है। उदाहरण के लिए वैश्वीकरण और तकनीक ने सन 1815 से 1914 तक तेजी से विकास किया। पहले विश्व युद्ध और किसिंजर की यात्रा के बीच 1971 में चीन के साथ संबंधों को फिर से खोलने के प्रयास हुए। उस समय चीन में तेजी से तकनीकी विकास तो हो रहा था, लेकिन वैश्वीकरण अभी नए के समान ही था। 1971 के बाद हमने सीमित तकनीकी विकास के साथ तेजी से वैश्वीकरण देखा है, जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक ही सीमित है। वैश्वीकरण के इस युग में हमारे लिए कल्पना करना आसान है कि आने वाले दशकों में अधिक एकरूपता और समानता आएगी। यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की भाषा भी बताती है कि हम एक प्रकार से तकनीकी इतिहास के अंत में विश्वास करते हैं। दुनिया के विभाजन से हमारा तात्पर्य है कि तथाकथित विकसित और विकासशील देशों में बंटवारा। विकसित दुनिया के देश पहले से ही प्राप्त करने योग्य चीजों को प्राप्त कर चुके हैं और गरीब देश इन चीजों को पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। विरोधाभासी प्रश्न का मेरा जवाब यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का भविष्य वैश्वीकरण द्वारा परिभाषित किया जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रौद्योगिकी अधिक मायने रखती है। तकनीकी परिवर्तन के बिना यदि चीन अगले 2 दशकों में अपने ऊर्जा उत्पादन को दुगना कर देता है, तो यह इसके वायु प्रदूषण को भी दुगना कर देगा। यदि भारत के लाखों परिवार अमेरिकियों की दिनचर्या अपनाएगा और केवल अपने आप को पाश्चात्य जीवन शैली से परिपूर्ण करने में लगा रहा, तो परिणाम उनके व पर्यावरण के लिए विनाशकारी होंगे। दुनिया भर में धन बनाने के पुराने तरीकों को अपनाने से धन नहीं, केवल विनाश ही उत्पन्न होगा। दुर्लभ संसाधनों की दुनिया में नई तकनीक के बिना वैश्वीकरण अस्थायी है। नई तकनीक कभी भी इतिहास की एक स्वचालित विशेषता नहीं रही है। हमारे पूर्वज स्थिर व न्यून समाज में रहते थे, जहां सफलता केवल दूसरों की चीजों को जब्त करना माना जाता था। उन्होंने धन कमाने के केवल कुछ ही नाम मात्र के नए विकल्प बनाए और लंबे समय तक वे उपाय एक औसत व्यक्ति को कठिन जीवन से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। फिर लगभग 10,000 वर्षों बाद प्राचीन युग में कृषि, पवन चक्की, मिट्टी के बर्तन और 16वीं शताब्दी में एस्ट्रोलैब्स और फिर अचानक आधुनिक दुनिया ने 1760 के दशक में भाप इंजन के आगमन से लगभग 1970 तक निरंतर तकनीकी प्रगति की। परिणाम स्वरूप हमारी किसी भी पिछली पीढ़ी की कल्पना के मुकाबले हमें एक अमीर समाज विरासत में मिला है। हमारे माता पिता और दादा दादी को छोड़कर कोई भी पीढ़ी 1960 के दशक के अंत में जो सोचते थे कि यह प्रगति इसी तरह निरंतर चलती रहेगी, वह उन्होंने उम्मीद की थी कि वे घर के लिए बहुत सस्ती बिजली का उपयोग करेंगे और एक 4 दिवसीय टूर बनाकर चंद्रमा पर छुट्टियां मनाएंगे, पर वह नहीं हुआ। हमारे स्मार्टफोन हमें इस तथ्य से भी विचलित करते हैं कि हमारे आसपास का परिवेश अजीब तरह से पुराना है। केवल कंप्यूटर और संचार के माध्यमों में नाटकीय रूप से सुधार हुए हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे माता पिता एक बेहतरीन भविष्य की कल्पना करने में गलत थे, बस वे तो केवल कुछ स्वचालित होने की उम्मीद कर रहे थे। आज हमारी चुनौती नई टेक्नोलॉजी की कल्पना और निर्माण करना दोनों है, जो 20वीं शताब्दी की तुलना में 21वीं शताब्दी को अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध बना सकते हैं। स्टार्टअप सोच। नई तकनीक नए उद्यमियों से शुरू होती है, जिसे स्टार्टअप कहते हैं। राजनीति में संस्थापक पिता से विज्ञान तक, रॉयल सोसाइटी से चेरफील्ड सेमीकंडक्टर के व्यापार तक, मिशन की भावना से जुटे लोगों के छोटे समूह ने दुनिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम किया और दुनिया को बेहतर बना दिया। इसके लिए सबसे आसान स्पष्टीकरण नकारात्मक है। बड़े संगठनों में नई चीजों को विकसित करना मुश्किल है और इसे अपने आप करना भी मुश्किल है। नौकरशाही पदानुक्रम धीरे धीरे बढ़ते हैं और लाभों को हानि से दूर रखते हैं। दूसरी तरफ एक अकेला प्रतिभावान इंसान कला या साहित्य के क्षेत्र को तो बढ़ा सकता है, लेकिन वह कभी भी पूरे उद्योग को नहीं बना सकता है। स्टार्टअप इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि आपको सामान प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको भी इतना छोटा रहने की आवश्यकता है ताकि आप वास्तव में वह काम कर सकें। सकारात्मक रूप से परिभाषित स्टार्टअप उन लोगों का सबसे बड़ा समूह है जिन्हें आप एक अलग भविष्य के निर्माण की योजना के बारे में समझ सकते हैं। एक नई कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण ताकत नई सोच है, जो अपने सहचरों को सोचने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह पुस्तक उन प्रश्नों के बारे में है जिनके आपको उत्तर जानना चाहिए कि नई चीजों की खोज में सफल कैसे हुआ जाए। ज्ञान का कोई मैनुअल या रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि सोचने का ही अभ्यास है, क्योंकि स्टार्टअप को यही करना है। प्रश्नों से प्राप्त विचारों के माध्यम से व्यवसाय पर पुनर्विचार करना व उसमें आवश्यक बदलाव लाकर दुनिया के जीवन स्तर में बदलाव लाना। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 2 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 2। साल 1999 की तरह उत्सव मनाएं। hindiaudiobook.com। यक्ष प्रश्न। वह कौन सा महत्वपूर्ण सत्य है जिससे कुछ लोग सहमत हैं? इस प्रश्न का सीधा उत्तर दे पाना मुश्किल है। सीधे उत्तर दें। शुरुआत से शुरू करना आसान हो सकता है। क्या सभी इस पर सहमत हैं? व्यक्तियों में काम के प्रति पागलपन दुर्लभ है, लेकिन समूहों, पार्टियों व राष्ट्रों में यह नियम की तरह काम करता है। नीत्शे ने पागल होने से पहले लिखा था कि यदि आप एक भ्रमपूर्ण लोकप्रिय धारणा की पहचान कर सकते हैं, तो आप इसके पीछे छिपी हुई चीजों को पा सकते हैं। यह एक विरोधाभासी सत्य है। एक प्रारंभिक सत्य पर विचार करें। कंपनियां पैसे कमाने के लिए बनी है, इसे खोने के लिए नहीं। यह सोच स्पष्ट रखनी चाहिए, लेकिन 1990 के उत्तरार्ध में कई लोगों के लिए यह इतनी स्पष्ट नहीं थी, जब तक कि किसी का भी उज्जवल भविष्य के लिए किया गया निवेश पूरी तरह डूब नहीं गया। नई अर्थव्यवस्था के पारंपरिक ज्ञान का आधिकारिक स्वीकार्य मत है कि छोटे छोटे लाभ पैदल सैनिकों की तरह लाभदायक होते हैं। परंपरागत मान्यताएं हैं कि केवल हमें नुकसान के समय ही बीती बातों की जांच करने की याद आती है। जब भी कोई बड़ा नुकसान होता है तो बस यह एक बुलबुले की भांति ही होता है, लेकिन जब ये बुलबुले दिखाई देने लगे तब हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। 1929 के बाद 90 के दशक का इंटरनेट बूम सबसे बड़ा बुलबुला था। इसने टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सभी स्थापित विश्वासों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। स्पष्ट रूप से सोचने का पहला कदम यह है कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। 90 के दशक का संक्षिप्त इतिहास। 1990 के दशक की
एक अच्छी छवि है, हम इसे एक समृद्ध आशावादी दशक के रूप में याद करते हैं जो इंटरनेट बूम के साथ समाप्त हुआ, लेकिन कई वर्षों तक यह हमारे अवसाद का कारण बना रहा। 18 महीने के .com सदमे के कारण हम एक दशक तक वैश्विक संदर्भ से दूर ही रहे थे। नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार हटने के साथ 90 के दशक की शुरुआत उल्लास के साथ हुई। यह अल्पकालीन था। 1990 के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी का दौर था। तकनीकी रूप से मंदी मार्च 1919 में समाप्त हुई, लेकिन इसकी गति धीमी थी और जुलाई 1929 तक बेरोजगारी बढ़ती रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ था। सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव लंबा और दर्दनाक था। 1992 से 1994 के अंत तक बहुत ही उदासीनता का समय था। इन दिनों केबल टीवी पर मात्र सोमालिया में मृत अमेरिकी सैनिकों के समाचार ही प्रसारित होते रहते थे। वैश्वीकरण और अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंता और ज्यादा तब होने लगी जब रोजगार का बहाव मैक्सिको की तरफ तेज हो गया। इस निराशावादी माहौल ने तत्कालिक राष्ट्रपति बुश को कार्यालय से बाहर कर दिया और रास पेरोट की 1992 में लगभग 20% अधिक वोटों से लोकप्रिय जीत हुई। साल 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट के बाद यह तृतीय पक्ष के उम्मीदवार के लिए सबसे अच्छी जीत रही। लेकिन इस जीत के बाद जो निर्वाण जैसे बैंड, तेज संगीत और हीरोइन आदि की ओर सांस्कृतिक आकर्षण से भी आशा या आत्मविश्वास प्रतिबिंबित नहीं होता था। सिलिकॉन वैली भी सुस्त महसूस कर रही थी। जापान सेमीकंडक्टर युद्ध जीत रहा था। यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर न होने की वजह से इंटरनेट अभी तक आंशिक रूप से चल रहा था, लेकिन इसका वाणिज्यिक उपयोग 1992 के अंत तक प्रतिबंधित था। जब मैं 1985 में स्टैनफोर्ड पहुंचा, तब वहां पर कंप्यूटर साइंस की बजाय इकोनॉमिक्स विषय सबसे लोकप्रिय था। विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादातर लोग तकनीकी क्षेत्र को मूर्खतापूर्ण, यहां तक कि इसके बारे में बात करने वाले को गंवार तक कह दिया जाता था। लेकिन इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। मोज़ेक ब्राउज़र को आधिकारिक तौर पर नवंबर 1993 में रिलीज कर दिया गया, जिससे लोग नियमित इंटरनेट का प्रयोग करने लगे। मोज़ेक नेटस्केप में बदल गया, जिसने 1994 के अंत में अपने नेविगेटर ब्राउज़र को जारी किया। 12 महीने के अंदर ही नेविगेटर इतना मशहूर हो गया कि जनवरी 1995 में ब्राउजिंग बाजार के उपयोग को 20% से बढ़ाकर 80% कर दिया। नेटस्केप अगस्त 1995 में अपना आईपीओ लाने में सक्षम हो गया था, भले ही वह अभी तक लाभदायक स्थिति में नहीं था। 5 महीने में ही नेटस्केप के शेयर का स्टॉक भाव $28 से $174 प्रति शेयर तक बढ़ गया था। अन्य तकनीकी कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही थी। याहू अप्रैल 1996 में $848 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ सार्वजनिक हो गया। अमेजॉन की कीमत मई 1997 में $438 मिलियन थी। 98 के वसंत तक प्रत्येक कंपनी के शेयरों की कीमत चौगुनी से भी अधिक हो गई। अनेक मार्केट क्रिटिक्स ने गैर इंटरनेट कंपनियों के मुकाबले इंटरनेट कंपनियों की कमाई और राजस्व के गुणांकों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया। अब यह निष्कर्ष निकालना आसान था कि बाजार पागल हो गया था। निष्कर्ष समझ में आया, लेकिन गलत समय पर। दिसंबर 1996 में बुलबुले फटने से 3 साल पहले फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने चेतावनी दी थी कि अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई एसेट वैल्यू तर्कहीन अधिकता हो सकती है। टेक्नोलॉजी के निवेशक उत्साह में थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे कितने तर्कहीन थे। यह जानना बहुत आसान है कि उस समय बाकी दुनिया में चीजें बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रही थीं। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट जुलाई 1997 में आया। क्रोनी पूंजीवाद और भारी विदेशी कर्ज ने थाई, इंडोनेशियाई
और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्थाओं को उनके घुटनों के बल बैठा दिया था। अगस्त 2008 में रूबल संकट उभर कर सामने आया। जब रूस ने पुराने राजकोषीय घाटे से छेड़छाड़ की, उसने अपनी मुद्रा को घटा दिया और अपने कर्ज समय पर न चुकाने के कारण डिफाल्टर हो गया। अमेरिकी निवेशक पूरी तरह बर्बाद अर्थव्यवस्था को लेकर डरे हुए थे। डाउ जोन्स औद्योगिक सूचकांक औसत दिनों के मुकाबले 10% से भी अधिक गिर गया था। लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक था। रूबल संकट के कारण लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, एक अत्यधिक लीवरेज यूजर हेज फंड अस्तित्व में आया। 1998 के उत्तरार्ध में LTMC 4.6 बिलियन बचाने में कामयाब रहा और फेड ने बड़े पैमाने पर बेलआउट प्राप्त कर और ब्याज दरों में कमी कर सिस्टमिक आपदा को रोकने के प्रयास किए। यूरोप इसे बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। जनवरी 1999 में बड़े संदेह और उदासीनता के समय में यूरो को लॉन्च किया गया। यूरो की कीमत अपने जन्म यानी व्यापार के पहले दिन $1.19 हो गई थी, लेकिन 2 साल के भीतर यह $0.83 का रह गया था। साल 2000 के मध्य में G7 सेंट्रल बैंकरों को इसे मल्टी बिलियन डॉलर के हस्तक्षेप के साथ आगे बढ़ाना पड़ा। तो सितंबर 1998 में शुरू होने वाले अल्पकालीन .com बूम की पृष्ठभूमि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पुरानी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकी। काम करने के लिए कुछ जरूरी था, और वह भी बड़े पैमाने पर काम करने के लिए। भविष्य सभी के लिए बेहतर होगा। अप्रत्यक्ष प्रमाण से इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्था आगे के लिए एकमात्र रास्ता था। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक का बूम। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक केवल 18 महीने तक ही .com उल्लास पागलपन के स्तर तक था। इसे हम सिलिकॉन वैली की सोने की दौड़ कह सकते हैं। हर जगह पैसा था और उत्साहजनक लोगों की कोई कमी नहीं थी। हर हफ्ते दर्जनों नए स्टार्टअप ने सबसे भव्य लॉन्चिंग पार्टी देने की प्रतिस्पर्धा की, लेकिन पेपर करोड़पति हजारों डॉलर के डिनर बना रहे थे और अपने स्टार्टअप के शेयरों के साथ भुगतान कर रहे थे। कभी कभी यह काम भी कर जाता था। लोगों के झुंड बड़ी पगार वाली अच्छी नौकरियां छोड़ स्टार्टअप में शामिल हो रहे थे। एक छात्र जो मुझे पता था कि 1999 में 6 अलग अलग कंपनियों को चला रहा था। आमतौर पर इसे 40 वर्षीय स्नातक होने के बाद एक बार में आधे दर्जन कंपनियों को शुरू करने के लिए पागल माना जाता है, लेकिन 90 के उत्तरार्ध में लोग विश्वास कर सकते थे कि यह एक विजेता उद्यमी था। सभी को यह पता होना चाहिए था कि बूम अस्थिर था। सबसे अधिक सफल कंपनियां एक तरह के एंटी बिजनेस मॉडल को गले लगाने लगी थी, जहां वे पैसा खो देते थे। जैसे संगीत बजने पर लोगों को नाचने के लिए दोष देना तर्कहीन लगता है, वैसे ही यह तर्कहीनता भी तर्कसंगत थी कि अपने नाम के पीछे .com जोड़ने से रातों रात आपका मूल्य दोगुना हो सकता है। पेपाल बूम। जब मैं 1999 में पेपाल चला रहा था तो मैं अपने कामों से डर गया था। इसलिए नहीं कि मैं अपनी कंपनी में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहां पर हर कोई हर किसी पर विश्वास करने को तैयार था। जहां भी मैंने देखा, लोग कंपनी शुरू कर रहे थे और कंपनियों को बंद कर रहे थे। एक परिचित व्यक्ति ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले अपने बेडरूम से IPO की योजना बनाई थी। उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। इस तरह के वातावरण में सैद्धांतिक रूप से अभिनय करना सनकी लग रहा था। कम से कम पेपाल के पास तो एक उपयुक्त बड़ा मिशन था। हम अमेरिकी डॉलर की जगह एक नई इंटरनेट मुद्रा बनाना चाहते थे। हमारा पहला उत्पाद लोगों को एक पाम पीडीए से दूसरे में पैसे भेजना था। इस विचार को 10